everyone. Today we are going to start coordination test series, or we can say question series. So here we are here to discuss about the question series of coordination. We have taken 10 questions. Okay, तो coordination के हम यहाँ पर 10 questions को solve out करेंगे. किस तरह से आप questions को solve कर सकते हैं. Very easy questions है. ये आपके MSc entrance के लिए भी useful रहेंगे, आपके MSc एंट्रेंस के लिए भी यूज़फुल रहेंगे. अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट के लिए भी यूज़फुल रहेंगे. अगर आप किसी भी टिफर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी रहेंगे. अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चंस रहेंगे. तो ये आपकी एक म्यूचुअल सीरीज़ है जो आपके हर टेस्ट सीरीज़ में ये काम आएगी. ठीक है, तो हर टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी. ठीक है, सो वी आर कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? which is used in cancer therapy. Okay, he is asking about chemotherapy. that means अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, यानी जो आप कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, उस कीमोथेरेपी में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, उस केमिकल के बारे में क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो आपको सिंपल आंसर प्रोवाइड करना है यहाँ पर. ठीक है, ऑप्शंस हैं सिस्प्लेटिन है, GCA सॉल्ट है, बोथ सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो ये 4 ऑप्शंस हो गए. सारे ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है. यहाँ पर ट्रांसप्लेटिन भी आ सकता है. ऑप्शन में क्या आ सकता है आपका? ट्रांसप्लेटिन भी आ सकता है, दैट इज और ट्रांसप्लेटिन. ओके, तो ऑप्शन में आपसे कुछ भी वो पूछ सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर गिवन होता है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. सिस्प्लेटिन, देखो फर्स्ट ए ऑप्शन अगर हम देखते हैं दैट इज और सिस्प्लेटिन. ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है दैट इज सिस्प्लेटिन पूछा गया है. सिस्प्लेटिन का मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ. दैट इज प्लेटिनम होता है, 2 अमोनिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और 2 क्लोरीन इसके अंदर होते हैं, और ये आपका होता है कॉम्प्लेक्स. ये इसकी 2 फॉर्म होती है, एक इसकी सिस फॉर्म होती है, एक इसकी ट्रांस फॉर्म होती है. ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों को ही हम किस में यूज़ कर सकते हैं? कीमोथेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं. बट पॉइंट इज़ दैट कि मेनली आपकी जो ट्रांसफॉर्म नहीं है वो ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं की जाती इतनी जितनी सिस फॉर्म यूज़ की जाती है. तो कीमोथेरेपी में बेसिकली जो आपका केमिकल यूज़ किया जाता है दैट इज सिस्प्लेटिन यूज़ किया जाता है. इसके 2 रीजंस हमारे पास हैं. 2 रीज़न देखो क्या क्या है हमारे पास. 2 रीज़न हमारे पास ये हैं. दोनों के दोनों रीजंस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कौन कौन से रीज़न है कि सिस्प्लेटिन को यूज़ किया जाता है. सिस्प्लेटिन को यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट समझते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो रिएक्टिविटी को बताता है. स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है इसका क्या होता है? 10 टाइम्स होता है. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 10 टाइम्स होता है. देन आपका जो ट्रांस आइसोमर होता है, तो ट्रांस के कंपैरिजन में आपको ये पढ़ना है. तो ट्रांस का अगर कंपैरिजन किया जाता है तो ट्रांस के कंपैरिजन में जो आपका ये सिस है दैट इज 10 टाइम्स आपका मोर है. ठीक है, तो इसलिए भी सिस्प्लेटिन जो है मोर रिएक्टिव हो जाता है. दूसरी बात जो हमारे पास सिस्प्लेटिन है, ठीक है, दूसरी बात जो हमारे पास सिस्प्लेटिन है उसका हम बता रहे हैं. दूसरी बात जो हमारे पास सिस्प्लेटिन है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो है जो ग्वानिन प्रोटीन्स होते हैं, ग्वानिन जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उन ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस जो है उसकी नाइट्रोजन की 7th पोजीशन पे जाके अटैच हो जाते हैं. एडजेसेंट जो अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके साथ ये बाइंड अप कर जाते हैं वेरी इजीली. इसलिए सिर्फ सिस्प्लेटिन को यूज़ किया जाता है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि हम इसको ही क्यों यूज़ करते हैं, है ना? मतलब सिस्प्लेटिन को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, सिस्प्लेटिन को ही क्यों यूज़ करते हैं. दूसरी बात, कैंसर की ट्रीटमेंट हम इससे ही क्यों करते हैं, दैट मीन्स कैसे स्टॉप करता है ये इसकी सीक्वेंस को. डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होता है, डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होता है उसको ये क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है. रेप्लिकेशन जो होता है, आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ते होंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उस रेप्लिकेशन प्रोसेस को ये कम्प्लीटली क्या कर देता है? रोक देता है. जो उसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ये क्या करता है? बाइंड कर जाता है. नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जो है एडजेसेंट जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके साथ बाइंड अप कर देता है. एंड देन उनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन प्रोसेस है, उसको ये स्टॉप कर देता है. सो हियर इज द आंसर. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इनकरेक्ट पेयरिंग. ये इनकरेक्ट है. ओके, तो इनकरेक्ट पेयरिंग हमें बताना है. हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं. देखो फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारे पास, बी है, सी है और डी है. इसमें देखो आयरन है, सेकंड में भी आयरन है, थर्ड में कोबाल्ट है, फोर्थ में निकल है. फर्स्ट देखो फर्स्ट क्या दे रखा है हमें? आयरन हमारे पास है, उसके साथ 6 वाटर मोलिक्यूल हमें दे रखे हैं और इस पर 2+ चार्ज होता है.
2+ चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, 3d6 कन्फिगरेशन में है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, ठीक। लेकिन अगर इसका आप ब्रेक डाउन करोगे कि इसमें है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, क्योंकि इसके पास 6 लिगेंड्स हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसके T2G और EG सेट हमारे पास प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे इसके, एक तो इसका EG सेट होगा और इसका क्या होगा, एक T2G सेट होगा। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। 6 में से दूसरी बात, हाइड्रो, यहाँ पर क्या है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर हमारे कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे और 4 यहाँ पे, तो T2G 4 हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये रहेगी कन्फिगरेशन। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि हमारे पास आयरन जो फर्स्ट ए है, ए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम क्या बात कर रहे हैं, ए की। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ईजी में हमारे पास क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऐसे, एक इधर एक इधर। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, अगर किसी में भी क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए मेरी बात कि मैंने क्या बोला है, कि कोई भी कंपाउंड है अगर वो पैरामैग्नेटिक, मैं बोल रही हूँ कि वो कंपाउंड हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि जो भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है उसमें अनपेयर्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको जब भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं तो आपको उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है सिर्फ वही होती हैं जो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होती हैं एंड हैव अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है, हमारे पास आयरन है और इसमें क्या है, आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। ये भी हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल बी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर देखो आयरन पे कितना चार्ज है, 6 साइनाइड आपके पास है। इसका मतलब 6 नेगेटिव, इसके ऊपर 4 नेगेटिव बचा है आपके पास, ठीक है। यानी जो आपका आयरन है, साइनाइड 6 है, ऊपर क्या लगा हुआ आपके पास, 4 नेगेटिव है। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरन पे +2 चार्ज रहा होगा, क्योंकि 6 नेगेटिव है और +2 चार्ज हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 नेगेटिव बचेगा। दैट मीन्स आयरन +2 ऑक्सीजन, मतलब ये D6 में चला गया, ठीक है। D6 हो जाए, क्योंकि आयरन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2, एंड D6 आपके पास होती है 4s2, D6 आपके पास होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आपका आयरन। जब आपका आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए, आउट कर दिए यहाँ से। जब हम यहाँ से आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो सिंपल सी बात, हमारे पास सिर्फ एक ही कन्फिगरेशन बच, दैट इज 3d6 बचेगी। 3d6 कन्फिगरेशन है। और दूसरी बात, साइनाइड हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करते हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे तो 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है 3d6 में वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। मतलब T2G 6 आपके पास हो जाएगी एंड EG आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह से स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में। किसकी होती है, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है T2G और EG सेट में। तो T2G में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे और EG में क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में हो जाएंगे, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। दैट मीन्स दिस शुड बी योर डायमैग्नेटिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में हमेशा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं है, तो इसमें क्या है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स वाई दिस कंपाउंड शुड बी योर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। बट ऑप्शन में क्या लिखा है इन्होंने, पैरामैग्नेटिक लिखा है। दैट मीन्स दिस इज योर इनकरेक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सेकेंड जो है यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो, कोबाल्ट आपके पास है, कोबाल्ट आयरन, कोबाल्ट फ्लोरीन 6 आपके पास होता है। तो ये हमेशा इसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, 3d7 होती है, 4s2 आपके पास होती है। अब ये +3 में चला जाएगा क्योंकि 6 नेगेटिव आपके पास है, 6 आपके फ्लोरीन है, तो इसमें 6 नेगेटिव फ्लोरीन की तरफ से चार्ज आ जाएगा आपका। तो कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज आएगा आपका, कोबाल्ट +3 हो जाएगा। कोबाल्ट +3 होगा तभी जाके आपके पास क्या बचेगा, -3 बचेगा ओवरऑल चार्ज, ठीक है। कोबाल्ट +3 का मतलब वो क्या होता है, हमारे पास 3d6 कन्फिगरेशन है और 3d6 कन्फिगरेशन आपकी पैरामैग्नेटिक रहेगी क्योंकि फ्लोरीन लिगेंड लगे हैं। फ्लोरीन क्या होते हैं, आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं और जो भी आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उससे हमेशा क्या होती है,
पैरामैग्नेटिक करेक्टर रहता है वहाँ से पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। अनपेयर्ड रहेंगे तो दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये भी आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखो जो आपके पास निकल है, निकल CO4, इसको ध्यान से देखो, निकल CO4 जो आपके पास होता है ये क्या हो जाएगा आपका D8 हो जाएगा, एंड 4s2 आपके पास हो जाएगी। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयरिंग रहेंगे, क्योंकि CO जो होता है वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आपका क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। तो CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देगा, तो दिस विल बी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये गलत आपका, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक करेक्ट आना चाहिए, तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज एग्जिस्ट इन TPP ज्योमेट्री में कौन सा एग्जिस्ट करता है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। TPP ज्योमेट्री में कौन सा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लार्ज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो TPP ज्योमेट्री में कौन सा एग्जिस्ट करता है। पहली बात तो याद रखो, TPP हो चाहे आपके पास और कौन सी होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखो, चाहे TPP आपके पास हो चाहे स्क्वायर पिरामिडल हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसमें हमेशा 5 होता है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है आपका 5 होता है। दैट मीन्स 5 लिगेंड्स होते हैं, यानी मेटल के सराउंडिंग में क्या होते हैं। ठीक है, मेटल के सराउंडिंग में क्या होते हैं आपके पास, टोटल 5 लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास 5 लिगेंड्स रहेंगे, चाहे आपका स्क्वायर प्लानर है चाहे आपका TPP है। यहाँ पर मैं TPP भी ड्रॉ कर सकती हूँ। TPP देखो आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि TPP कैसे बनेगी। ऐसे TPP बन जाएगी हमारी, दिस इज और TPP फॉर्म आपके पास हो जाएगी। और उससे पहले जो मैंने बनाई थी दैट इज़ और स्क्वायर पिरामिडल थी। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल को फिर से ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ मैं आपको ऐसे, दैट इज़ वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। इसमें लिगेंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, देखो देखो ध्यान से, स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका पिरामिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये फिफ्थ लिगेंड आपका है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे, दो फॉर्म्स होती हैं, TPP हो और स्क्वायर पिरामिडल हो, दोनों में हमारे पास क्या होती है 5-5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब इस 5-5 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात जो हम कर रहे हैं वो इसने पूछा है TPP। एक पहचान बताती हूँ, जब भी आपकी कहीं पर भी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, जब भी कहीं पर भी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है तो आपका जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, सेंट्रल जो आपका एटम होता है, सेंट्रल एटम हमेशा क्या होता है आपका लार्ज साइज़ का होता है। हमेशा क्या होता है आपका लार्ज साइज़ का होता है। वो हो सकता है आपका 5p का हो सकता है या फिर 4p का ऑर्बिटल का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपके मेटल्स हों जो आपके लार्ज साइज़ के, सेंट्रल एटम आपका हमेशा लार्ज साइज़ का रहेगा, और जो आपकी TPP होती है उसमें क्या रहेगा आपका स्मॉल साइज़ का रहेगा। उसमें क्या रहेगा आपका स्मॉल साइज़। तो आप देखते भी बता सकते हो, देखो ध्यान से फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे SbCl5 आपके पास होता है, निकल साइनाइड 5 है, CdCl5 आपके पास हो जाएगा, एंड बोथ B एंड C हो जाएगा। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो SbCl5 ये आपके पास क्या, टिन PPH5 आपके पास होता है। तो यहाँ पर टिन जो होता है वो लार्ज साइज़ का हो जाएगा। टिन क्या हो जाएगा आपका लार्ज साइज़ का होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5p का हो जाएगा, आई थिंक 5p या 4p का रहेगा। तो ये आपका हमेशा स्क्वायर पिरामिडल शो करेगा। तो स्क्वायर पिरामिड शो करेगा। निकल साइनाइड 5 आपका स्मॉल साइज़ का होता है। लेफ्ट से 3D सीरीज़ में हम लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास 3D सीरीज़ है उसको देखो ध्यान से। जो हमारे पास 3D सीरीज़ होती है उसमें निकल जो होता है बिल्कुल क्या होता है राइट में प्रेजेंट होता है, और राइट वाले लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है साइज़ डिक्रीज करता है। तो निकल क्या हो जाता है यहाँ पर स्मॉल साइज़ का हो जाएगा। निकल क्या हो जाएगा स्मॉल साइज़ का, तो ये हमेशा किस में जाएगा, TPP में जाएगा। उस तरह से हमारे पास कैडमियम Cl5 जो है ये भी हमारा किस में जाएगा, TPP में जाएगा। ठीक है, दूसरा सिंपल सी बात, मैं इसका आपको निकाल कर भी दिखा सकती हूँ, कैसे बनाओगे देखो। निकल साइनाइड 5 का हम बनाकर देखते हैं। निकल है हमारे पास, एक बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। निकल साइनाइड 5 आपके पास है। ठीक है, ओवरऑल आपका 3 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि निकल आपका क्या है 3D8 कन्फिगरेशन में है, 4s2 ऐसे। निकल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल क्योंकि जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जब निकल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तभी तो 5 नेगेटिव
+2 क्या बचेगा चार्ज, माइनस का 3 चार्ज बचेगा। इधर समझ में आ रहा है? बाहर चार्ज कैसे निकालना वो भी मैं आपको बता रही हूँ साथ में। 5 लिगेंड्स आपके पास, 5 के 5 लिगेंड्स पे क्या रहेगा, 5 नेगेटिव चार्ज रहेगा। टोटल 5 लिगेंड्स आपके पास, एक पे नेगेटिव चार्ज एक हो जाएगा तो 5 पे 5 नेगेटिव, और +2 आपका निकल भी होगा, तो इस तरह से टोटल 3 नेगेटिव बचे। तो निकल क्या है आपके यहाँ पर +2 ऑक्सीजन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से आउट करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि निकल जो आपका साइनाइड 5 है कॉम्प्लेक्स, इस पे क्या चार्ज ओवरऑल 3 नेगेटिव, तो 3D8 कन्फिगरेशन हमारे पास हो जाती है। 3D8 कन्फिगरेशन ड्रॉ करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास बचते हैं, और हमें पता है कि ये कंपाउंड जो हमारे पास होता है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास है। कैसा कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, पेयरिंग ऑफ यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स होगी। जो आपका इलेक्ट्रॉन बचा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, और इसके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। तो नेक्स्ट वी विल डू इट्स पेयरिंग, तो इसकी पेयरिंग हम यहाँ पर कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पेरेंगे तो ये डब्बा हमारे पास खाली रह जाता है। ठीक है, ये डब्बा क्या हमारा डी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। हमारे पास ये क्या था, 3D था। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, 4s होगा, देन उसके बाद हमारे पास 4p होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से खोल कर लिखते हैं, इसको अगर हम यहाँ से खोल कर लिखते हैं, देखो क्या से लिखेंगे इसको हम, देखो ध्यान से, हो जा क्लियर। देखो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट को। देखो 1 2 3 4, ये तो आपके फिल है पूरे, ये आपके क्या है, फिल है पूरे के पूरे। सिर्फ एक ऑर्बिटल आपका ये बचा है। इस तरह से आपका 4p होगा, 4s होगा, और 4p हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक d ऑर्बिटल आपके पास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एक d ऑर्बिटल हो जाएगा। ये आपका s ऑर्बिटल हो जाएगा, और ये आपका p ऑर्बिटल होगा। 4p हो जाएगा, ये आपका 4s हो जाएगा, और ये आपका 3d ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइनाइड इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक साइनाइड इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक साइनाइड इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, एक साइनाइड इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो डी हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहाँ से यूज़ हो जाएगा। 3 है यहाँ पर आपके साइनाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कन्फिगरेशन क्या आएगी, DsP3 कन्फिगरेशन आएगा। DsP3 कन्फिगरेशन किसकी होती है हमारे पास, स्क्वायर प्लानर की होती है। क्या कर रहे थे हम, एक मिनट जस्ट। Here we are, we have got this configuration. What we obtained is particular is your DsP3, that means निकल साइनाइड 5 आपका किस में एग्जिस्ट करेगा, DsP3 में एग्जिस्ट करेगा। और DsP3 किसकी होती है, हमेशा ही आपकी किसकी होती है, हमेशा ही स्क्वायर पिरामिडल की होती है। तो ये हमेशा आपका किस में एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर पिरामिडल में। तो ये आपका क्या होगा, SP में एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर पिरामिडल में एग्जिस्ट करेगा। तो ये फर्स्ट भी आपका स्क्वायर पिरामिडल में एग्जिस्ट करेगा, और सेकंड भी स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो बचा थर्ड। थर्ड जो होगा आपका कैडमियम Cl5 जो आपका होगा, वो हमेशा आपका किस में एग्जिस्ट करेगा, TBP में एग्जिस्ट करेगा। दैट विल बी sp3d आपकी हो जाएगी। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पर। कैडमियम जो आपके पास होता है, कैडमियम कौन सी फैमिली का मेंबर होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपको ध्यान है तो कैडमियम जो आपकी फैमिली होती है कौन, तो कैडमियम जो आपके पास होता है वो आपकी जिंक की फैमिली में आता है। यानी आपकी जो जिंक की फैमिली होती है उसमें आता है। दैट इज़, और हमेशा किस में होते हैं, ये 3D10 4s2 कन्फिगरेशन में आपके होते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन होता है कैडमियम Cl5 जो आपके पास गिवन होता है, ये कैडमियम 2+ में है आपका। ये मैंने यहाँ चार्ज नहीं लगाया, तो कैडमियम 2+ में है यहाँ पर। ये कैडमियम 2+ में रहेगा, तो बाहर क्या चार्ज रहेगा, ओवरऑल 3 नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर गिवन होता है उसको आप ध्यान से देखें। ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से है, कैडमियम Cl5 आपके पास है, बाहर आपका क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स जो आपका कैडमियम है वो किस में है, आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी आपका क्या है, ये 3D10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन में है आपके पास। दैट मीन्स ये किस में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो ये 3D10 में बचा, और 3D10 कन्फिगरेशन में पहुँच गया है। इसका मतलब ये आपके सिर्फ आउटर मोस्ट जो 3D तो कम्प्लीटली हमारा फिल हो गया है, 4s 4p
और जो आपका आउटर मोस्ट 4d ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल्स का यूज़ करेगा फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, क्योंकि हमारे पास इन कंपाउंड्स में कैसे बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। इन सारे कंपाउंड में कैसी होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जितने भी आपके ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी आपके ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं, उन सब में क्या होती है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए हमें वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, तो इसके लिए हमें sp3 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। जितने आपको लिगेंड्स गिवन है उतने ही हमें वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। जैसे आपके कैडमियम सिल्फाइड 5 आपके पास लिगेंड्स होते हैं, इसका मतलब 5 ही आपको क्या चाहिए? ऑर्बिटल्स चाहिए। 5 ही आपको क्या चाहिए? ऑर्बिटल्स चाहिए, ताकि बॉन्डिंग हो सके। तो एक s ऑर्बिटल हो गया, 3p हो जाते हैं, एक आपका इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? दैट विल बी sp3d। काफ़ी स्पेस नहीं है यहाँ पर, मैं फिर से बना देती हूँ। तो आपका 4p था, सॉरी फिर से लिखती हूँ। 3d आपका क्या था? फुली फिल्ड था आपका, 3d फुली फिल्ड था। फिर आपके पास 4s था, फिर आपके पास 4p था, उसके बाद आपका 4d था। इसका एक ऑर्बिटल था, इससे Cl बॉन्ड बनाएगा, दूसरे से Cl बनेगा, 3 Cl इसमें आएंगे आपके, एक Cl आपका इससे बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आपके 5 हो जाएंगे। तो कैडमियम Cl5 जो होगा आपका किस में एग्जिस्ट करेगा? sp3d होगा। यानी आउटर मोस्ट जो d ऑर्बिटल होगा ना 4d का जो एक d ऑर्बिटल है वो इसमें यूज होगा, इसलिए sp3d हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? tpp ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली। तो इसका आंसर टीबीपी में जो है आपका सिर्फ कैडमियम Cl5 एग्जिस्ट करता है, जिसमें आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी टीबीपी ज्योमेट्री होती है और जो आपकी एसपी यानी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, दोनों ज्योमेट्रीज में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होता है? क्योंकि इसमें क्या यूज होती है? sp3d आपकी होती है, ठीक है, और इसमें क्या होती है? dsp3 आपके पास होती है। तो इसमें ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्बिटल यूज करें, मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा यूज किया जाता है, ये ऑर्बिटल कौन सा यूज किया जाता है। तो जो आपकी टीबीपी होती है, टीबीपी में हमेशा जो ऑर्बिटल यूज़ किया जाता है वो डी जेड स्केयर ऑर्बिटल यूज़ किया जाता है, और जो आपकी एसपी होती है स्केयर पिरामिडल, उसमें हमेशा डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल यूज़ किया जाता है। समझ गए हो मेरी बात? ठीक है। तो टीबीपी में हमेशा जो ऑर्बिटल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन सा होता है? डी जेड स्केयर होता है, और इसमें ऑर्बिटल जो यूज़ किया जाता है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आंसर इज योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कौन सा नॉन आयनाइजेबल आपके पास कंपाउंड है। इनमें से नॉन आयनाइजेबल का मतलब ये होता है कि देखो, पहली बात तो हमें याद रखना है कि कोबाल्ट जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 6 होता है। मतलब इसको सिर्फ हमें 6 लिगेंड्स देने हैं, किसी भी तरह से इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको हमें सेटिस्फाई करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करके बाकी जितने लिगेंड्स बचेंगे वो हमेशा क्या होंगे? आपके आयनाइजेबल यानी आयनाइज हो जाएंगे, उसको हम इजीली यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी आपका आयन प्रेजेंट हो, चाहे ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, कोई भी आयनिक स्पीसीज आपकी प्रेजेंट हो, वो हमेशा आपके क्या होते हैं? आयनाइजेबल होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? हमेशा आयनाइजेबल होते हैं, मतलब उनको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमें करना है कि जो आपका कोबाल्ट है उस कोबाल्ट के साथ, जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, अमोनिया 4 आपके पास प्रेजेंट है, अमोनिया आपके पास 4 हो जाते हैं, Cl2 आपके पास होता है, प्लस चार्ज आपके पास हो जाता है। दैट मीन्स इसकी कोऑर्डिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कितना होता है? कोबाल्ट का 6 होता है, और 6 के 6 लिगेंड्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। जब इसके पास 6 के 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 इसके अमोनिया होते हैं, 4 इसमें क्या होते हैं? अमोनिया होते हैं, और 2 इसमें क्या होते हैं? क्लोरीन होते हैं। तो टोटल 6 इसकी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पर कोई भी आयन भी प्रेजेंट नहीं है जिसको हम इजीली यहाँ से आउट कर सके। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी कोई आयन्स नहीं है जिसको हम बाहर निकाल सकें। तो इस ऑप्शन में जो आपका फर्स्ट है वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी आयनाइजेबल आयन नहीं है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, यहाँ पर भी आपके पास कोई भी आयनाइजेबल आयन नहीं है। आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से आप आयनाइज नहीं कर सकते उसको। दूसरी बात, इथाइलिन डायमीन जो होता है इसमें आपके क्या होते हैं? 4 इसमें नाइट्रोजन एटम्स होती हैं जिसकी जो इससे डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड होती हैं, 2 क्लोरीन हो, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड को भी आप ध्यान से देख सकते हो कि जो आपका कोबाल्ट है ये इथाइलिन डायमीन ऐसे होता है, NH2 CH2 CH2 एंड देन NH2। तो इस तरह से मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, कोबाल्ट NH2 इथाइलिन डायमीन। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होता है इथाइलिन डायमीन।
ठीक है, इसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, इथाइलिन डायमीन। ई जो है इथाइलिन के लिए, बीच में आपका क्या इथाइलिन प्रेजेंट है, CH2 आपका है इथाइलिन। एन वर्ड जो होता है आपका अमीन के लिए यूज़ किया जाता है, ये NH2 ग्रुप है टर्मिनल पोजिशंस पे। तो इस तरह से ये NH2 ग्रुप भी कोबाल्ट से जॉइंटेड होता है, ये NH2 ग्रुप का कोबाल्ट से जॉइंटेड होता है। इसलिए एक इथाइलिन डाई अमीन के अंदर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो टोटल यहाँ पर कितने गिवन होने 2 गिवन है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो टोटल इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेटिस्फाई हो। लेकिन आउटसाइड कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसको हम बाहर निकाल सकते हो, तो ये भी गलत हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देखो, ये भी हमारा सिर्फ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें से भी हम आयनाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल तो इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसमें से कोई भी आयनाइजेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयनाइजेबल, कौन सा आयनाइजेबल इसमें से नहीं। In the C option there is present a chlorine negative ion that is outside the complex। तो सी ऑप्शन में जो क्लोरीन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा दैट विल बी योर आयनाइजेबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या है, क्लोरीन आपके आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। क्लोरीन कहाँ होती है, आपके आउटसाइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयनाइजेबल आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आयनाइजेबल हो जाएगा। बाकी सारे के सारे, अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा है कि नॉन आयनाइजेबल आपको बताना है जिसमें से क्लोरीन आयन आपका नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन में तो आपका आयनाइजेबल है, बाकी तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, नॉन आयनाइजेबल होंगे, क्योंकि इनमें क्या है, बाकी में तीनों के तीनों में कोई भी क्लोरीन नेगेटिव आयन आउटसाइड द स्फीयर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन में भी कोई बाहर क्लोरीन नहीं, तो ये भी आपका नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा, ये भी आपका नॉन आयनाइजेबल, ये भी नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि इनके आउटसाइड में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है जिनको हम यहाँ से बाहर निकाल सके। बात याद रखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन प्रेजेंट हो, क्लोरीन नेगेटिव हो, ब्रोमीन नेगेटिव, जो भी आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा आयनाइजेबल, यानी उनको हम आयनाइज कर सकते हैं, इजिली हम उनको आउटसाइड निकाल सकते हैं। तो इनमें कोई भी आयनाइजेबल नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकेंड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं, कोई भी आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो नॉन आयनाइजेबल पूछा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शंस आपके हो जाएंगे और आपको ऑप्शन में गिवन होंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n होता है, और n+2 आपके पास होता है, ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, आयरन Cl4 आपके पास होता है, आयरन Cl4 2 नेगेटिव, मतलब ये क्या है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि अगर 4s2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाते। यहाँ पर आयरन जो है आपका किस स्टेट में है, आयरन यहाँ पे जो हमारे पास है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो फिर से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रही हूँ। वी हैव फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान से देखो, आयरन Cl4 आपके पास है, आयरन Cl4 2 नेगेटिव है, इसका मतलब आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ओवरऑल चार्ज आपका क्या है 2 नेगेटिव है। 4 नेगेटिव आपके क्लोरीन हो जाएंगे और 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, आयरन, 2 आयरन नहीं सॉरी, आयरन पे आप 4 क्लोरीन आपके पास है, इसका मतलब 4 नेगेटिव चार्ज देंगे, ये चारों को चारों क्लोरीन, और आयरन पे क्या आपका पास +2 चार्ज है, +2 चार्ज और 4 नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा आपका 2 नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये आपके पास बच गया है, ओवरऑल चार्ज आपके पास क्या बच गया है, 2 नेगेटिव आपके पास बच जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ से रब कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ओवरऑल चार्ज कितना बच रहा है 2 नेगेटिव, इसका मतलब आयरन जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब हमारे पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में है, और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपके T2G और Eg सेट में हम इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं, 4 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे आपके। ठीक है, तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हैं यहाँ पर, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो T2G आपकी इस तरह से होती है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और Eg में क्या होते हैं आपके 2 ही ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से टोटल आपका ये T2G सेट होता है, ये आपका क्या है T2G सेट आपके पास, ये आपका क्या है T2G सॉरी,
ये आपका ईजी सेट आपके पास है और ये आपका क्या है, T2G सेट है। T2G सेट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों के चारों मैंने इसमें भर दिए हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए हैं। तो टोटल यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड, दूसरा अनपेयर्ड, तीसरा अनपेयर्ड, चौथा अनपेयर्ड। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 2 रहेगी। दैट मीन्स आयरन Cl4 2 नेगेटिव के अंदर हमारे पास टोटल अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में भरेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, 2 + 2 आपके पास हो जाएगा। तो दैट विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, 4.89 समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी। दैट इज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन वैल्यू ऑफ 1.173। इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड आउट करनी है, बट वो फाइंड आउट करनी है जो कॉरस्पॉन्डिंग हो टू द 1.73, यानी 1.73 आपकी वैल्यू आनी चाहिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है हमारी, 4.89। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट में जो आयरन है उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d6 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी तो T2G4 हो जाएगा, Eg2 आपके पास होगा। तो यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4.89। मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, यहाँ पर देखो क्या बताती हूँ। देखो अगर आपके पास n की वैल्यू की बात करते हैं हम, ठीक है, किसकी बात करते हैं, n की वैल्यू की। अगर n की वैल्यू आपके पास 1 होती है तो आपके पास आएगी 1.73। अगर n की वैल्यू यानी अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अगर आपकी 2 होती है, यानी आपकी आएगी 2.83 कुछ, मतलब अप्रॉक्सीमेट है, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, n की वैल्यू अगर आपकी 3 होती है तो 3.9 कुछ आएगी आपकी। अगर n की वैल्यू आपकी 4 होती है दैट मीन्स आपकी 4.5 या कुछ आएगी आपकी वैल्यूज, ठीक है। और n की वैल्यू अगर आपकी 5 होती है तो वो 5.85 कुछ आएगी। तो ये आपकी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखकर भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, दैट इज अ स्मॉल ट्रिक। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 होता है तो उसकी वैल्यू म्यू एस की हम बात करते हैं, कभी दूसरे में कंसेप्ट लगाना है, दैट इज म्यू एस मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी सिर्फ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है ये। 2 होंगे तो आपका 2.83, यानी इसने क्या पूछा है, 1.73 पूछा है। एन की वैल्यू 3 होगा तो हमारे पास 3.9, मतलब 3 से याद रखो, 1 है तो 1 पॉइंट है, 2 है तो 2 पॉइंट है, 3 है तो 3 पॉइंट है, 4 है तो 4 पॉइंट है, 5 है तो 5 है। जितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही आपकी क्या रहेगी, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी। तो ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है, ये ऑप्शन में 1.73 का ही पूछ रहा है। तो 1.73 इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है जिसमें एन की वैल्यू आपकी 1 होगी, यानी उसकी आपकी म्यू एस यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी आपकी, 1.73 आएगी। तो जिसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 रहेंगे उसमें हमेशा आपका रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो आपका ये ऑप्शन है इसको ध्यान से देखो, इस ऑप्शन में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका ये क्या रहेगा, 3d8 आपका रहेगा, 3d8 4s2 आपका रहेगा। तो इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका लगा हुआ है। सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम सेकंड की, कि सेकंड में आपका क्या है, निकिल आपका है, निकिल है d8 4s2 है। अब यहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, निकल के क्या बचेगा, सिर्फ 3d8 बचेगा। 3d8 के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, क्योंकि साइनाइड हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हो जाएंगे, इसलिए इसकी तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से याद रखो, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उसमें हमेशा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली आपकी 0 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया है, ए ऑप्शन भी गलत है। अब सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सी ऑप्शन में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आएगा डेफिनेटली। देखो कैसे, आयरन आपके पास है, ठीक है, साइनाइड 6 आपके पास है और 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव। दैट मीन्स आयरन के पास +3 चार्ज है, क्योंकि आयरन पे +3 चार्ज होगा और 6 नेगेटिव आपके साइनाइड्स होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज -3 बचेगा, क्योंकि 6 नेगेटिव हो जाएगा और प्लस का 3 होगा तो ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा, -3। इसलिए आपका जो आयरन है उसके ऊपर क्या रहेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास हो गई है आयरन के पास। इसका मतलब आयरन किस में रहेगा आपका, 3d5 में चला जाएगा। और 3d5 के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हो जाएंगे दैट मीन्स ये है T2G में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपके T2G में आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, T2G5 आपकी कन्फिगरेशन हो जाएगी। और Eg होती है आपका d ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट करता है, T2G और Eg में आपके पांचों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और पांचों इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट इज साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। जब हमारे पास एक ही अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 1 हुई। और n की वैल्यू जब आपकी 1 होती है
सिंपल सी बात है, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स होता है, जब ये कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें क्या होती है आपकी कन्फिगरेशन T2G5 आपके पास होती है। दैट मीन्स क्योंकि 3D5 कन्फिगरेशन होती है, 3D5 कन्फिगरेशन आपके पेयर्ड हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ योर साइनाइड लिगेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी पेयरिंग में फिर से दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। एक अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर म्यू एस जब आप इसकी फाइंड आउट करेंगे तो एन हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एन +2 आपके पास होगा तो √3 हो जाएगा आपका। √3 किसके इक्वल हो जाता है 1.73 आपके पास हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है म्यू एस होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू सी ऑप्शन होगा, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्लक्सनल बिहेवियर कौन से करते हैं। ये एक बात मेरी छोटे से ध्यान, जिनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 5 होता है, जिनका भी कोऑर्डिनेशन 5 होता है, जिनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है, ये हमेशा क्या शो करते हैं फ्लक्सनल बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं ये फ्लक्सनल बिहेवियर शो करते हैं। दैट मीन्स उनके जो एटम्स होते हैं वो आपस में पोजीशन चेंज करते रहते हैं। वो मैं आपको TB5 का दिखा देती हूँ कि कैसे TBP जो ज्योमेट्री होती है उसका मैं शो कर देती हूँ आपको। देखो ये दी गिवन आपको आयरन CO5, देखो आयरन CO5 CO CO एंड दिस इज योर CO, दिस इज CO। ठीक है, क्या हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ मैं। ये CO हो गया हमारा और ये CO हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात देखो मेरे ध्यान से, ये वाले जो सीधे ये जो आपके राइट एंगल पे CO ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। क्या होते हैं आपके 90 डिग्री पे होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं 120 एंगल पे होते हैं। ये क्या होते हैं आपके 120 एंगल। ये हमारे पास क्या है एक TBP ज्योमेट्री है। इस TBP ज्योमेट्री में आपके 2 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ये वाला जो आपका 90 डिग्री एंगल पे CO प्रेजेंट होता है, ये आपके क्या होते हैं 90 डिग्री एंगल पे CO होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं एक्सियल CO बोलेंगे, इनको एक्सियल पोजीशंस बोला जाता है। जो 120 पे पोजीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक्सियल बॉन्ड्स हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। मतलब इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में चला जाता है और एक्सियल वाले आपके इक्वेटोरियल में चला जाता है। इसमें एक दूसरे की पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं। पोजीशन चेंज करने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं फ्लक्सनल। दैट मीन्स इनकी पोजीशन क्या होती है फिक्स नहीं होती, ये अपने पोजीशन को क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से देख लो, एक बार लगा देती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे एंड ऐसे। तो ये जो आपके एक्सेल वाले होते हैं ये आपके क्या हैं एक्सेल वाले होते हैं। ये भी क्या है आपका एक्सेल है। एक्सेल सिर्फ 2 ही पोजीशन है, ये आपके इक्वेटोरियल के साथ चेंज हो जाएंगे, ये भी आपके इक्वेटोरियल के साथ चेंज होंगे। तो इस तरह से अपने पोजीशन को क्या करते हैं चेंज करते रहते हैं। और जब अपनी पोजीशन को जब ये CO यहाँ पर आ जाएगा आपको, मान लो ये A टाइप का CO है, ये B टाइप का है, तो जब आप इनकी पोजीशन को इन्वर्ट करेंगे इधर चला जाएगा इधर चला, जब आप इनकी पोजीशंस को इन्वर्ट करेंगे तो B वाला आपका इधर चला जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल लिख भी दूंगी यहाँ पर, देखो बिल्कुल मैं मेंशन भी कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा B टाइप का चला जाएगा, यहाँ पर A टाइप का रहेगा, क्योंकि पहले आपके इन्वर्ट पोजीशंस हो जाएंगे, आपस में एटम्स पोजीशन चेंज कर जाते हैं। इसको फ्लक्सनल बिहेवियर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि फ्लक्सनल बिहेवियर किस किस में शो मिलता है। फ्लक्सनल बिहेवियर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 7 में मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मिलता है। तो A और C इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। A और C क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, तो आंसर विल बी योर D हो जाएगा। A और C का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, 7 होता है। 7 में भी आपके एक्सियल इक्वेटोरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है। हायर CPSC आपको अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद होती है, मैं आपको बता देती हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके ने पढ़ी होगी, वहाँ पर आप क्या बताते हो लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं हम लिगेंड्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। CFSC की स्ट्रेंथ में उनको क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो आगे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हमारे पीछे होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं आगे प्रेजेंट होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स हमारे पास आगे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन चारों लिगेंड्स को कंपेयर किया जाता है। तो ब्रोमीन जितने भी आपके हेलोजेंस हैं, मैं सिर्फ एक ही लाइन लिख रही हूँ कि जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, तो जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं सारे के सारे आपके क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। सारे के सारे आपके क्या होते हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, साथ में जो आपके पास वाटर होता है, वाटर भी आपका क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, सीरीज में बिल्कुल पीछे आता है। तो आपने एक बात और याद रखनी है कि CFSC जो होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पे डिपेंड। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी CFSC होगी। तो इन चारों में ध्यान से देखो, ये आपका ऑप्शन हो गया,
इसमें भी हेलोजन प्रेजेंट है, इसमें भी हेलोजन प्रेजेंट है, इसमें वाटर प्रेजेंट, जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो उनकी CFS भी कम होती है, स्प्लिटिंग में उनकी कम होती है। और जो आपका ये डी ऑप्शन होता है दैट इज अमोनिया, अमोनिया क्या होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इसकी CFS क्या हो जाएगी, हाइयर हो जाएगा, जिसकी CFS हाइयर हो जाएगी, वही तो ऑप्शन पूछा है कि CFS किसकी हाइयर होगी, तो यहाँ पर अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स की होगी। तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी CFS बहुत ज़्यादा होती है, हायर उनकी स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से स्प्लिटिंग वो करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है जब जब आपके कोई वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, अभी तो हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड जो आपके लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, वीक स्प्लिटिंग करते हैं। यानी वीक स्प्लिटिंग किसकी करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की। जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, वो वीक स्प्लिटिंग करते हैं। जो भी आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम, कि डी ऑर्बिटल्स की क्या करते हैं, वो वीक स्प्लिटिंग करते हैं। तो यही तो हमें बात पढ़नी है, यानी जो आपका T2G और EG सेट में ब्रेक डाउन होता है उनकी क्या होती है, काफ़ी लेस गैप होता है इन दोनों के बीच में, काफ़ी वीक स्प्लिटिंग होती है। डी ऑर्बिटल्स T2G और EG काफ़ी पास पास होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ योर वीक फील्ड लिगेंड्स। तो इसने ये बोला है कि जब उनकी वीक फील्ड लिगेंड, एक तो इतने में स्प्लिटिंग हुई इनकी, ठीक है। कंपैरिजन देखो, मैं कंपैरिजन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, एक ने स्प्लिट किया ऐसे ऐसे, और एक ने स्प्लिट किया इतना ज़्यादा गैप में, मतलब ये गैप इनमें ज़्यादा होता है, ये गैप इनमें ज़्यादा होता है। ये हमारा EG सेट है, ये हमारा T2G सेट है, ये हमारा T2G सेट है, ये हमारा EG सेट है। तो जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी लेस स्प्लिटिंग करते हैं। ये वीक फील्ड लिगेंड्स का डायग्राम है, और ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अच्छी स्प्लिटिंग करते हैं, और जो आपके T2G और EG होते हैं इनके बीच में अच्छा खासा गैप प्रेजेंट होता है, इनमें बहुत ज़्यादा हाई स्प्लिटिंग होती है। तो T2G और EG के बीच में ट्रांजिशन करना होता है, तो आपको ज़्यादा हाइयर एनर्जी की वेवलेंथ को मतलब हाइयर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। दैट मीन्स की क्या होगी, लैम्डा उनकी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। और जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। मतलब इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, तब वो ट्रांजिशन करता है। तो हमने ट्रांजिशन ही करना है, एब्जॉर्प्शन करना है, तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे हाई लोअर एनर्जी का। इसमें एनर्जी हमें थोड़ी ही चाहिए होगी, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है। इस गैप को कवर करने के लिए लिगेंड्स को काफ़ी लेस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना है, लेकिन इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो इनको ज़्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर अगर जाना होता है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो काफ़ी लोअर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है उनके क्या होता है, हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये है क्रोमियम Cl4, जितने भी हेलोजेंस होते हैं सारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो क्वेश्चन इसने पूछा है लॉन्गर वेवलेंथ पे कौन सा एब्जॉर्प्शन करेगा, तो लॉन्गर वेवलेंथ पे सिर्फ वही एब्जॉर्प्शन करेगा जो वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि वीक फील्ड में स्प्लिटिंग काफ़ी लेस होती है, और काफ़ी कम स्प्लिटिंग की वजह से काफ़ी कम स्प्लिटिंग होती है, जिसमें काफ़ी लेस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन की हायर, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसकी लैम्डा क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमियम Cl4। यानी एक सिंपल सी बात मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि जो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हमेशा क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करते हैं, लॉन्गेस्ट लैम्डा पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। और जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लोअर लोअर लैम्डा पे एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये आपको याद रखना है ये बात, ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि CFSC आपकी सबसे हाईएस्ट किसकी होगा। अभी अभी पीछे एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, CFSC हाईएस्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की होती है। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं, देख लेना एक बार है तो, ठीक है। ये देख लेना, जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो आपके सारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं उनकी हमेशा CFSC लोअर होती है, और तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला है इन्होंने, जब आप स्क्वायर प्लेनर की बात करते हो तो उसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा होता है। मैं स्क्वायर प्लेनर का आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर आपका होता है dx² माइनस वाई स्क्र, dx² माइनस वाई स्क्र, फिर होता है dxy ऑर्बिटल, उसके बाद होता है dz² ऑर्बिटल, उसके बाद होता है dxz ऑर्बिटल होता है,
डी वाई जेड ऑर्बिटल होता है। तो ये एनर्जी का डायग्राम हमारे पास होगा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, सबसे हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल बताओ। सबसे हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। दैट विल बी योर आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मेरी छोटी सी ध्यान रखो कि आपसे लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल्स भी पूछ सकता है। सबसे स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे, डी एक्स जेड और डी वाई जेड आपके सबसे स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन बाय बाय।